हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दिस इज़ वर्षा रानी हियर। जो हम कल पढ़ रहे थे कि कन्वेंशन साइन हुए हैं कुछ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, या इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ नुकसान हो रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज से टैकल करने के लिए पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है। और हमने कल के वीडियो में भी यही देखा कि किस तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, वीना कन्वेंशन हुई ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। वैसे ही कुछ और कन्वेंशंस हैं जो हम आज देखेंगे, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP बोलते हैं इसको, COP 24 2018 में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये किस लिए थी? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्लाइमेट चेंज जो हो रही है ना, इससे निपटने के लिए थी ये भी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ये। COP क्यों बोलते हैं? कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो मतलब बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक 25 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अच्छा, तो किगाली एग्रीमेंट, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आपको याद है वो किस लिए हुआ था? ताकि जो एमिशंस होती हैं ना, जो ऐसी एमिशंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हो, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हो, ऐसी जो चीज़ें थी, ऐसी सब्सटेंसेस, उनकी एमिशंस को रोकने के लिए ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसी को अमेंड किया गया है 2016 में। तो किगाली एग्रीमेंट बोलते हैं। किगाली कैपिटल सिटी है रवांडा की। रवांडा कहाँ पे है? अफ्रीका में एक कंट्री है छोटी सी, रवांडा। मिनामाता मिनामाता नाम से ही आपको पता चल रहा है, मिनामाता एक बीमारी होती है। वाटर पोल्यूशन जो होती है ना, वाटर में अगर मर्करी का लेवल ज़्यादा हो, अगर वाटर में मर्करी का लेवल ज़्यादा हो और ऐसा पानी पिया जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसको मिनामाता बोलते हैं। तो मिनामाता कन्वेंशन इसको बचाने के लिए, इसके एडवर्स इफेक्ट से लोगों को बचाने के लिए ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इसको बोलते हैं मिनामाता कन्वेंशन। अच्छा जी, फिर आया आपका रोटरडैम कन्वेंशन। ये किस लिए हुई थी भाई? कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है, पेस्टिसाइड्स या जो भी हजार्डियस केमिकल्स हैं, यूज़ भी आते हैं उनके, लेकिन क्लाइमेट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, ख़तरनाक हैं बहुत। तो उनके ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें इस कन्वेंशन के अंदर डिस्कस करी गई है। फिर से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आई। 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2019 में साइन की गई थी। मतलब ये 25वीं मीटिंग है, ठीक है, 25वीं मीटिंग है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ठीक है। UNFCCC क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर 25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। ये NDCs क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हमारे देश ने क्या फैसला किया है, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन, क्या एनवायरनमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट करने का के लिए खुद को डिटरमाइन किया है, मतलब क्या फैसला किया है कि हम क्या करेंगे। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDC का मतलब होता है। तो ये टारगेट होते हैं कुछ कि हम क्या करने वाले हैं अपने देश में एनवायरनमेंट के लिए की तरफ, हमारी तरफ से क्या होगा। तो सबसे पहला ये कि हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन है, इसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करने की कोशिश करेंगे, अबाउट 40% तक। एक्चुअली ना, फॉसिल फ्यूल्स से हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की डेट में। कम से कम 64% कोयला होता है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ये फॉसिल फ्यूल, इनके जलने से CO2 का एमिशन होता है, आपको पता ही है। और ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। तो हमारी ये कोशिश है एज अ नेशन कि हम रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, सोलर पावर की तरफ बल दिया जा रहा है, विंड एनर्जी की तरफ बल दिया जा रहा है, कि हम इन सोर्सेज से हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ताकि हम कोयले पे इतना डिपेंड ना रहें, फॉसिल फ्यूल्स पे इतना डिपेंड ना रहें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंड ना रहें। तो हमारी जो एनर्जी है अलग अलग सोर्सेज से आनी शुरू हो जाए, जो कि रिन्यूएबल है और एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। और दूसरा क्या
2005 में जो हमारी हजार्डियस गैसेस जो हैं, जैसे एमिशंस ग्रीन हाउस गैसेस का, 2005 तक जो इनका लेवल था उससे हम इसको 35% कम कर देंगे 2030 तक। और पहले अभी 2000 और लास्ट में क्या बोला कि हम कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे कम से कम भी 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि जो प्रोड्यूस तो हो ही रही है गाड़ियों से, धुएं से, हर जगह से, फैक्ट्रीज से, कितनी जगहों से ये प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इसके लिए कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक ऐसी चीज़ होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। तो सबसे अच्छा कार्बन सिंक कौन है? फॉरेस्ट। तो यही डिसाइड किया गया कि हम एडिशनल फॉरेस्ट कवर लगाएंगे, एडिशनल ट्रीज कवर लगाएंगे 2030 तक, ताकि 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके। वाह, बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन एक चीज़ यह है कि ये कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये जो चीज़ें होती है ना, जितनी भी कंट्रीज़ ये कन्वेंशन में भाग लेती हैं या जो अपने देश में डिटरमाइन किया है, लेकिन ये कोई बॉन्डिंग नहीं है। कर पाई तो कर पाई, नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई, एक्सटेंड कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, कोशिश करेंगे पूरी, नहीं करेंगे, नहीं भी अगर हो पाए तो कोई ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का कोई जुडिशरी आके तो सज़ा दे देगी, ऐसा भी नहीं होता है इनमें। तो इन्वायरमेंट को लेके आज तक कितने ऐसे कुछ लॉज हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले 6 मेन लॉज हैं, देख लेते हैं। शुरू करते हैं बॉटम से। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी एयर एक्ट। एयर एक्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हो? एयर एक्ट। एयर एक्ट कब आया था? 1981 में आया था। याद रखना, डेट पूछ ली जाती है मैच करके, ऐसे दे देंगे एक तरफ एक्ट और दूसरी तरफ डेट इसकी, क्योंकि 6 ही हैं तो याद कर लो। एयर एक्ट 1981, फॉरेस्ट 1927, अंग्रेज़ों के टाइम से ही, क्योंकि तब भी जंगल थे और उन्होंने रूल बना के रखा। वाटर एक्ट, वाटर एक्ट का नाम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। मैंने वाटर में भी पोल्यूशन हो रही है, एयर में भी पोल्यूशन हो रही है, तो पोल्यूशन को रोकने के लिए ये एक्ट है। तो वाटर एक्ट जो है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए है। ये आ गया था 1974 में ही। वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में, 1974 वाटर एक्ट। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इस एक्ट के बाद बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बहुत सारे बनाए गए थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी फॉरेस्ट एक्ट फिर से आया 1980 के अंदर। देखो, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, और ये जो अभी आया है फॉरेस्ट एक्ट 1980, ठीक है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्वायरमेंट में सब कुछ ही आ जाता है ना। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक, इनकी डेट्स याद रखना। अगर पूछा होगा फॉरेस्ट एक्ट तो 1980, अगर पूछा होगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो 1927। एयर एक्ट फिर से देख लो, एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974, तो इनको आप याद कर लेना, मतलब ठीक होता है इनको याद करना, अच्छा है। अब बात करते हैं कि कुछ इंडियंस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ट्रीज़ को बचाने के लिए। ट्रीज़ सदियों से हमारे देश में और भी दुनिया में और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहाँ पे ट्रीज़ को बचाया जाता है, उनको पूजा जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऐसा किया जाता है कि उनको पूजा जाता है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, इससे आपको कुछ याद आया होगा। किस चीज़ की इमेज है ये? दिस इज़ द इमेज ऑफ फेमस चिपको मूवमेंट। दिस इज़ द इमेज ऑफ फेमस चिपको मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 1970s। और मेन जो लोग हैं जो इसमें चंडी प्रसाद शुरुआत के दौर में ये थे। अच्छा, चंडी प्रसाद। लेकिन जिसने इस मूवमेंट को बहुत आगे तक लिया, सुंदरलाल बहुगुणा। ये आप याद रखना कि सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपको आंदोलन से एसोसिएटेड हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन, ये चिपको आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ?
दिस वाज स्टार्टेड इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालयाज या गढ़वाल उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी कौन से अलकनंदा वाला जो रीजन है उस एरिया में क्या हुआ था ना कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज भी, गवर्नमेंट को भी मतलब वहाँ से जो प्लांट्स लेके जाने होते थे, उनका जो मटेरियल है लकड़ी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लेके जाने के लिए वहाँ पे कंपनीज गए थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि उनका पूरा डायरेक्ट डिपेंडेंस है, जैसे हम लोग हैं ना, हमारा मतलब समझ लो कि इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है, हमें चीज़ें दुकान से मिलती हैं, लेकिन ये लोग इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, फ्रूट के लिए, फूड के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए। तो ये लोग इनको बर्बाद होते हुए नहीं देख सके और उन्होंने बचाने की कोशिश की। आप देखोगे उत्तराखंड में ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी पेड़ पौधों की कि अब वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि और लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब ट्रीज़ नहीं होते कहीं पे। तो उस टाइम में इन लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी। उत्तराखंड की बात है 1970s की, और 80s में इस मूवमेंट ने और ज़्यादा रंग पकड़ा था। और 1987 में इस मूवमेंट को मतलब कि अवार्ड भी मिला था, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट को बचाया, उसकी प्रिवेंशन की। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो इन लोगों ने किया। और इससे भी पहले अगर मैं बताऊं, इसकी भी इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये जो आप इमेज देख रहे हो, जब लेडीज़ ने इस ट्रीज़ के घेरा बना दिया और लोगों को रोक दिया वो काट, हुआ क्या था 1730, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। 1730 में क्या हुआ था, अमृता देवी और उनकी 3 छोटी छोटी लड़कियाँ, उन्होंने भी इसी तरह से घेरा लगाया था पौधों को आसपास से, तो ताकि वो काटने से रोक पाएँ। बात कहाँ की है, बात है राजस्थान की। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में मारवाड़ एक रीजन आता है, जोधपुर के अंदर ही मारवाड़ रीजन। वहाँ पे एक गांव है खजारली। तो क्या हुआ था वहाँ पे ना, ट्रीज़ होते हैं, खेजरी के ट्रीज़ होते हैं। खेजरी क्या होता है, बबूल है ना, खेजरी होता है बबूल सिंपली, या अकेसिया बोल दो। तो वहाँ के राजा ने अपने बहुत सारे मतलब अपने लोगों को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ पैलेस बनाने के लिए आप वहाँ से लकड़ियाँ लेके आओ। तो जब ये लोग गए तो कहाँ पहुँचे, खजारली पहुँच जाते। खजारली में कौन रहते थे, बिश्नोईज रहते थे। खजारली में रहते थे बिश्नोईज। तो बिश्नोईज कम्युनिटी में पौधों की पूजा की जाती है एक, और पौधों पे ही पूरा लाइवलीहुड है। बिश्नोईज में पिछले 300-400 साल से ना बर्ड्स को मारा जाता, ना एनिमल्स को मारा जाता, और ना ही पौधों को काटा जाता। राजस्थान के अंदर एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे लश ग्रीनरी है, एकदम से चहक महक के, बहुत बर्ड्स हैं, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, ट्रीज भी हैं। राजस्थान में ऐसा देखने को मुश्किल मिलता है। थोड़े से भी कम होते हैं ना प्लांट तो पूरे ही खत्म हो जाते हैं। थोड़े से भी कम होंगे ना प्लांट, जो चीज़ थोड़ी कम होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी उड़ जाती है, टिकती नहीं है। लेकिन इन लोगों ने किस तरह मैनेज करके रखा है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। तो पहुंच जाते हैं राजा के लोग कहाँ पे, खजारली विलेज। जैसे वो खजारली विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बिश्नोईज लोगों के साथ उनका सामना होता है। बिश्नोईज बोलते हैं कि हमारे पौधों को नहीं काटना है, लेकिन जो सिपाही थे वो वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि रॉयल ऑर्डर था, राजा का आदेश था, वो पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकते थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले अमृता देवी आगे आई, उन्होंने घेरा बना दिया प्लांट को, बोला कि प्लांट कटने से अच्छा है मेरा सर ही कट जाए। और हुआ क्या, इनका सर कट गया। आज के चिपको आंदोलन में और तब के आंदोलन में फ़र्क ये था कि तब सच में लोग मर गए, और आज़ादी के बाद जब ये चिपको आंदोलन हुआ तब लोगों को मारा नहीं गया, बल्कि जो पेड़ काटने वाले थे वो वापस चले गए, और गवर्नमेंट ने इन लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया। और तब क्या हुआ, तब की बात सुनाऊँ तो अमृता देवी, उनके 3 बच्चे, उनको भी मार दिया गया। और देखते देखते पूरे गांव के लोगों ने हर एक प्लांट को सराउंड कर दिया, और वहाँ पे इतनी किलिंग हुई 363 लोगों ने अपने सर कटवा दिए, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। जब वो सिपाही वापस राजा को सुनाने लगे घर जाके, पैलेस जाके, तो राजा ने जब ये सुना तो उसने आदेश दिया कि उस गांव में आज के बाद कोई भी कभी भी कुछ पेड़ को नहीं काटेगा, उसको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया।
और लॉज बना दिए इस एरिया के लिए कि वो लॉज आज तक एप्लीकेबल हैं। लॉज बना दिया कि ये जो एरिया है प्रोटेक्टेड है, वहाँ से कोई भी उसके बाद भी कभी भी हाथ नहीं लगा सका पेड़ों को। और वहाँ पे आज भी जो एरिया है ना, इसको याद किया जाता है, मतलब इस कुर्बानी के लिए कि किस तरह से इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के लिए जान दे दी अपनी। क्योंकि पहले क्या था, 300-400 साल पहले उन्होंने देखा कि यार बहुत कम हो रहे हैं, तब से उन्होंने ये नियम बनाए थे कि अब कोई प्लांट्स को नहीं काटेगा। तो चिपको आंदोलन भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि यहाँ भी लोगों ने उसी तरह से घेरे बनाए। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे लोग मरे नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम MCQs करेंगे। पहले MCQs आप देख लोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।